हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी शानदार जानदार ज़बरदस्त होंगे और घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी नॉन स्टॉप मैराथन होने वाली है, जिसमें आपको 2 घंटे के अंदर पहला चैप्टर क्लास 10th का पूरा करा दिया जाएगा। एक एक क्वेश्चन का एक एक का सॉल्यूशन विथ डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा दिया जाएगा आपको। यदि आपने हमारे चैनल में वीडियो देखी है और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप सभी तक तुरंत पहुंच जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि आज की वीडियो हमारी चैप्टर 1 के बारे में होने वाली है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स के बारे में। आज मैराथन क्लासेस है। अगर मैराथन क्लासेस के बारे में आपको नहीं पता तो मैराथन मतलब एक नॉन स्टॉप क्लासेस होती है और नॉन स्टॉप 2 घंटे में आपका चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना अनुभव जरूर शेयर करना कि आपको हमारे चैनल की ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो की अब हम शुरुआत करते हैं और आपको ये चैप्टर सिखा देते हैं आज की एक सिंगल वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 1 के बारे में। ठीक है, चैप्टर 1। इस चैप्टर 1 का नाम क्या है, रियल नंबर्स। क्या नाम है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में हमें क्या क्या पढ़ना है उनके बारे में हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली चीज हमारी जो वास्तविक संख्या है वो संख्या पद्धति का एक पार्ट है। क्या, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में संख्या पद्धति क्लास 9th में स्टडी की होगी तो आपको याद होगा कि जो संख्या पद्धति थी हमारी, संख्या पद्धति अगर क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा तो इसके 2 पार्ट थे। एक थी वास्तविक संख्याएं और दूसरा पार्ट जो था हमारा वो था काल्पनिक संख्याएं। ठीक है ना बच्चों, याद होगा आप सभी को क्लास 9th में अगर आपने पढ़ा है तो। काल्पनिक संख्या के बारे में हमें कुछ भी स्टडी नहीं करनी, स्टडी करना है हमें केवल वास्तविक संख्या के बारे में। तो ये चैप्टर वही है हमारा, वास्तविक संख्या। अब यहाँ पर वास्तविक संख्या के भी हमारे टाइप्स हैं। वास्तविक संख्या कितने टाइप्स की, एक परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और दूसरा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। बेसिकली इसी के विषय में हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या एक्चुअल हमारी है क्या। वैसे 9th में आपने पढ़ा होगा परिमेय अपरिमेय संख्या हमारी क्या है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से आप जान लीजिए कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या है। तो डेफिनेशन की बात करेंगे, प्रत्येक वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q डज नॉट इक्वल शून्य हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, बात क्लियर आपको यहाँ तक, ये लिख दिया, संख्याएं कहलाती हैं। ये हो गई डेफिनेशन किसकी, परिमेय संख्या की। कि प्रत्येक वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परंतु q डज नॉट इक्वल 0, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और पी क्यू हमारा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोई पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं जैसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। बात क्लियर। अब टाइप्स ऑफ परिमेय संख्या जान लीजिए, है ना। परिमेय संख्या के प्रकार, परिमेय संख्या के प्रकार बहुत आसान तरीके से
सिंपल तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। अब परिमेय संख्या हमारी कितने प्रकार की होती है? सबसे पहली होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसको एन से शो करते हैं, 1 2 3 4 अनंत तक। मतलब 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। बात क्लियर? आई होप कि क्लियर होगा सभी को। दूसरा टाइप जो हमारा, वो है पूर्ण संख्या। दूसरा प्रकार क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है। अब पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। इन सभी के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। पूर्ण संख्या यानी कि W से शो करते हैं, और ये 0 1 2 3 ये सारी की सारी संख्या हमारी क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। ठीक है। तीसरा आता हमारी पूर्णांक संख्या। तीसरा क्या आएगा? पूर्णांक संख्या। ठीक है। अब पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। ये हो गई पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? इंटीजर नंबर्स, संख्या रेखा पर जितनी भी अंक नजर आते हों, संख्या रेखा में जितने भी अंक नजर आते हैं, यानी कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सारी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। ये 3 टाइप हो गए किसके? परिमेय संख्या के। ठीक है। अब परिमेय संख्या के हम चौथे टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चौथा टाइप हमारा क्या आ जाएगा? सम संख्याएं आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? चौथा टाइप हमारी सम संख्या। तो इनके बारे में जानते हैं। तो चौथा टाइप क्या है? सम संख्या। और सम संख्याएं आप लोग जानते ही होंगे कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है। सम संख्याएं, जो संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाती हैं, हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि इवन नंबर्स। ई से शो करते हैं। और सम संख्याएं ई बराबर कितनी होती हैं? 2 4 6 8, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आती हैं विषम संख्याएं। क्या आती हैं? विषम संख्याएं, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। ठीक है। अब विषम संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? ऑड नंबर। क्या कहलाती हैं? ऑड नंबर। इनको ओ से शो कर सकते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, हमारी क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती है। और जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, वे सम संख्याएं। जो 2 से विभाजित नहीं होती, वे विषम संख्या। ठीक है। और इन संख्याओं के बारे में आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। इसके बाद आती है भाज्य संख्या। ठीक है ना। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या हमारी क्या है? जो संख्याएं स्वयं से तो विभाजित हो जाती हैं, साथ ही साथ किसी अन्य अंक से भी विभाजित हो जाती हैं। मतलब वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य अंक से भी विभाजित हो जाती हैं, हमारी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी कंपोजिट नंबर। जैसे कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। 4 के बाद 6 होती है। 6 के बाद 8 होती है। 9 होती है। यानी कि जो संख्याएं स्वयं से भी कट जाएं और एक से भी कट जाए और साथ ही साथ किसी अन्य अंक से विभाजित हो जाए। तो याद रखिए, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो 2 याद रख लेते हैं। तो बेटा याद रखिए, भाज्य संख्या जो स्वयं से एक से कट जाए, साथ ही साथ किसी अन्य अंक से भी विभाजित हो जाती है, हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 ही होती है। ठीक है। इसके बाद याद रखना आपको 7वां नंबर अभाज्य संख्या। क्या याद रखना? अभाज्य संख्या, यानी कि वे संख्याएं जो किसी से विभाजित ना हो, स्वयं और एक के अलावा। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनको पीछे शो करते हैं। और अभाज्य संख्या हमारी 2 से स्टार्ट होती है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। मतलब वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्याएं कहलाती। इसलिए तो नाम भी देख सकते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है ना। इसके बाद आता 8वां नंबर। 8वां नंबर आता सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या।
सहभाज्य संख्या, ठीक है, यानी कि को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्याएं दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा होता है। सहभाज्य संख्या हमारी दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, यानी पेयर ऑफ टू नंबर्स, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे एग्जाम्पल, 2 और 3 कुछ भी अवैनिष्ट नहीं है, 15 और 17 कुछ भी अवैनिष्ट नहीं है, और 4 और 15 कुछ भी अवैनिष्ट नहीं है। यानी कि जिन दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ ना देखे, वे सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात क्लियर। और इस चैप्टर में हमें संख्या पद्धति के बारे में आपको पता पड़ गया कि संख्या पद्धति के ही दो प्रकार हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। हालांकि चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं हम? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के भी दो टाइप हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं हमने आपको बताया जिनको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू डज नॉट इक्वल 0, परिमेय संख्याएं कहलाती। अपरिमेय संख्याएं जो परिमेय नहीं होती, जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती। इसके बाद परिमेय संख्या के मैंने आपको 8 प्रकार बताए, उनको डेफिनेशन को मैंने बताया आपको कि क्या डेफिनेशन होती है और वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो उन सबको आपको जरा ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। बाकी इसमें डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर पे हमें और क्या पढ़ना है। बाकी टाइप टू टाइप हम एग्जाम्पल भी आपको डिस्कस कराएंगे इस इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ना है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ भी जान लेना आपको इस चैप्टर में कि एलसीएम एचसीएफ हमारे क्या कहलाते हैं। एलसीएम वैसे आपको याद रखना, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं एलसीएम। हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। तो और इंग्लिश का शॉर्ट टर्म्स क्या हो गया इसका? एलसीएम, ठीक है। और हिंदी का शॉर्ट टर्म्स क्या हो जाएगा? लासा। अब याद आ गया होगा आपको कि लासा तो भाई कक्षा 8 तक पढ़े हैं आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद एचसीएफ भी स्टडी करना है इसमें। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर ध्यान से अगर आप नाम देखेंगे ना तो नाम सब कुछ बताता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको शॉर्ट में बोलते हैं एचसीएफ, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं मासा, ठीक है। तो थोड़ी सी चीजें आपको याद रखना है कि वही पुरानी चीजें हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या फिर यहां पर बोल सकते हैं संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा। तो इस चैप्टर में हमें ये भी पढ़ना है, ठीक है। लासा मासा के बारे में भी स्टडी करना, और लासा मासा की जो भाग विधि थी वो क्लास 8 तक आपने स्टडी की है, लेकिन यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंडन विधि को भी स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, आपको टाइप टू टाइप चीज़ें सिखाते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ हम रुक करते हैं। सबसे पहला देख सकते हैं, कह रहा है कि संख्याओं, क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? संख्याओं, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्या, तो n बराबर तो अभी आपको बता चुका ना मैं, प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या ये होती है, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाता है। देखिए यार, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करते हैं 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करते हैं 36 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 हो जाएगा।
तो नज़र कब मारेंगे तो ये अंक 4 पे समाप्त हो रहा है, इसका स्क्वायर कर रहा है ये 5 पे समाप्त हो रहा है, 6 का स्क्वायर कर रहा है 36 पे समाप्त हो रहा है, 10 का स्क्वायर कर रहा है ये 0 पे समाप्त हो जा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या सॉल्यूशन पे पढ़ना है, यहाँ पे क्या स्टडी करना, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। अब 4 की पावर n चेक करना है कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। मैं ये बोल रहा हूँ समाप्त होने का मतलब कि अंतिम अंक, यानी कि इकाई का अंक 0 आएगा क्या। देखिए n क्या हमारा ये रहा, n बराबर हमारा कितना 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो देखिए n का मान तो 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 आएगा, 4 की पावर 3 करेंगे 64 आ जाएगा, 4 की पावर 4 करेंगे तो आई थिंक 256 आ जाएगा। तो किसी भी स्थिति में आप नोटिस करेंगे कि 4 की पावर n जो है हमारा प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। 0 पर समाप्त होने का मतलब है कि सॉल्व करने के बाद क्या अंतिम अंक 0 आएगा। भाई अब 0 बनता किससे है, 0 बनता किससे हमारा, अगर 10 देखेंगे तो 10 के साथ में 0 है ना, और 10 के अगर फैक्टोरिज्म करते हैं, फैक्टर करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 आएंगे, है ना। तो ये निश्चित हो गया किसी भी संख्या की अगर समाप्ति 0 पे करनी है तो उस संख्या के साथ में 10 का गुणा होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी अंक आपसे पूछा जा रहा है, इस तरीके का एग्जाम में कभी भी पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर कोई भी अंक 0 पर समाप्त होगा तो याद रखना उसके साथ 10 का गुणा होना चाहिए, और 10 हमारा बनता 2 और 5 के मल्टीप्लाई से। तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे कि 4 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। हमने आपके सामने थ्योरी लिख दी। एक फर्स्ट मेथड समझ सकते हैं कि अगर इस चैप्टर को स्टडी करेंगे तो पहला मेथड जो आपको मिलना है वो थ्योरिकल मेथड मिलना है। किस तरीके से कि 4 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ लिखेंगे भी क्योंकि किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के साथ 10 का गुणा होना जरूरी है, और 10 हमारा 2 और 5 के गुणे से प्राप्त होता है, गुणे से प्राप्त होता है, ठीक है ना। 10 का गुणा होना जरूरी है, 10 हमारा 2 और 5 के गुणे से प्राप्त होता है, ठीक है। चूंकि 4 की पावर n देखेंगे तो ये बनेगा 2 गुणे 2 की पावर n, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे इसके साथ 2 है परंतु 5 नहीं, इसलिए संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया आपके सामने थ्योरिकल सवाल। तो पहला नंबर तो आपको एक सवाल थ्योरिकल इस तरीके का एग्जाम में मिल सकता है। मैं टाइप टू टाइप बात कर रहा हूँ।
एक थ्योरिकल मिल जाएगा जो आपको थ्योरी समझ के थ्योरी इतनी अच्छी लिखनी है ताकि एग्जामिनर अट्रैक्ट हो, आपको पूरा मार्क्स दे थ्योरिकल। और इसमें नंबर भी काट सकता है एग्जाम में एग्जामिनर। अगर आपने थोड़ा सा भी थ्योरी गलत लिख दी, ऊपर नीचे डिस्टर्ब लिख दी, तो आपका मार्क्स भी कट सकता है। याद रखिए कि थ्योरिकल सवाल है, थ्योरी अच्छे से लिखना है, समझदारी से लिखना है, ठीक है। अब वीडियो अगर आप देख रहे हैं और इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल कुछ इस तरीके से कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, इसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है? 6 को 2 से भाग देंगे 3, और 3 से भाग देंगे एक बार। तो हम 6 को कितना लिख सकते हैं? 6 को यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ठीक है। और 20 को डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे 10, 2 से भाग देंगे 5, और 5 से भाग देंगे 1, ठीक है। और 20 को जो हम लिखेंगे वो लिख देंगे 2, 2 बार आया, 2 की घात 2 गुणे 3। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड रूप के पदों में हमने लिख दिया 6 को और 20 को। तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 20 में हमने जब गुणनखंड किए थे तो 2 बार आया था, तो उसको घात के रूप में कन्वर्ट कर दिया। हमेशा याद रखना, अगर एक पद एक से ज़्यादा बार आता है तो जितने बार आया उसको घात के रूप में लिख देना, क्योंकि देख सकते हो 2 और 3 अभाज्य है, और 2 और 3 ये दोनों अभाज्य है। सॉरी, 3 नहीं था यहाँ पर, ये 5 था, ठीक है। ये कितना था? 5 था। अब हमें क्या क्या चाहिए? एचसीएफ। एचसीएफ आप जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में नजर आ रहा हो। और नजर आने के लिए हमें 2 दिख रहा, 3 दिख रहा, 5 दिख रहा, दोनों में, है ना। तो हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज वो पद चुनना है जो दोनों में नजर आए। 2 जो है दोनों में नजर आ रहा है, और दोनों में जब नजर आ रहा है तो छोटी घात वाला मान उठा लेना। तो 2 उठा लेंगे सिंगल, तो ये हो गया बच्चा हमारा एचसीएफ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। इसके बाद हम आपसे कहें कि एलसीएम क्या है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि 2 नजर आ रहा, 3 नजर आ रहा, 5 नजर आ रहा, तो 2 3 5 हमें सब कुछ लेना है, लेकिन बड़ी घात का उठाना है। तो दोनों में 2 देखेंगे, 2 की घात 2 बड़ी घात का है, और 3 केवल सिंगल घात का है, और 5 भी सिंगल घात का। इन सब का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। 4 थी 12, 12 पंचे 60, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। एक मेथड ये हो गया कि अभाज्य गुणनखंड मेथड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, ठीक। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल यानी कि लास्ट सवाल, टोटल थ्योरिकल मेथड, 4 नंबर का 100% आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन। इसको किस तरीके से करना है आप याद रखिए, मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, बाकी डिटेल्ड वीडियो आपको आगे प्रोवाइड होंगी एक्सरसाइज वाइज, ठीक है। अब इसका अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको बता दूं सबसे सिंपल सी भाषा में, प्रत्येक संख्या जो अंडर रूट के अंदर आती है, देखिए जैसे मैं आपको लिख दूं 1 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, 6 का वर्गमूल, 7 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, रूट 2 का लिखेंगे तो 1.41, कुछ करके 3 का लिखेंगे 1.732 करके आएगा, 4 का 2 आएगा, 5 का 2.12 कुछ करके आ जाएगा, 6 का भी ऐसा ही 2.173 कुछ करके आ जाएगा, 7 का भी देखेंगे तो 2.45 कुछ करके लगभग में आ जाएगा, जो सब लगभग में लिख रहा हूँ। 8 का भी निकालेंगे 2.89 कुछ करके निकल आएगा, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। मतलब जिन संख्या का वर्गमूल एक पूरी संख्या के रूप में निकल आए वो क्या होती है? हमारी परिमेय होती है। वो क्या होती है? परिमेय होती है। मतलब जिस संख्या का वर्गमूल एक पूरी संख्या के रूप में निकल आए वो क्या होती है?
परिमेय। इसके बाद जो भी शेष संख्याएं बचती हैं जिनका वर्गमूल कहीं ना कहीं दशमलव रूप में निकलता हो, वो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो वैसे भी √2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करना है तो किस मेथड से करेंगे? थ्योरिकल मेथड से करेंगे। किस मेथड से करेंगे? थ्योरिकल मेथड। तो थ्योरिकल मेथड आप इस वीडियो में जानिए। ठीक है, स्टेप्स देखिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। उन स्टेप्स को आपको हर क्वेश्चन पे सेम तरीका लगा देना है, आपको पूरा नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। करने का तरीका क्या है? सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे? माना √2 एक परिमेय संख्या। ठीक है, ये जो मेथड हम यूज करें, क्योंकि अपरिमेय तो है पता है, लेकिन सिद्ध करना है, तो थ्योरिकल मेथड है। माना √2 परिमेय संख्या, तब √2 बराबर हम कितना लिख देंगे? √2 बराबर लिख देंगे हम P/Q, और जहां पर हम लिख देंगे Q डज नॉट इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? और साथ ही साथ लिखेंगे और P तथा Q कोई सहअभाज्य पूर्णांक है, कोई सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, बात क्लियर? यहां तक क्लियर? अब इसके बाद सहभाज्य का मतलब आप जानते ही हैं कि सहभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। सहभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ भी कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ ना हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो √2 बराबर कितना लिखेंगे? P/Q लिख देंगे और बटे में 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 Q बराबर P। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे? इसका स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो √2Q का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? P²। तो कितना हो जाएगा? 2Q² हो जाएगा बराबर P² हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1 को जरा नोटिस कीजिए। जो मैंने समीकरण 1 बनाया, यहाँ पर 2Q² बराबर P² लिखा। अगर ये दोनों पार्ट आपस में बराबर हैं तो ये निश्चित तौर पे है कि 2 यहाँ लिखा है तो 2 यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो 2 निश्चित तौर पे P² को विभाजित करेगा। तो क्या लिख देंगे? 2P² को विभाजित करेगा, 2P² को विभाजित करेगा। ठीक है, बात क्लियर? ठीक है, 2P² को विभाजित करेगा। और चूंकि P² लिखा वर्ग में लिखा, तो फिर निश्चित है कि P को भी विभाजित करेगा। क्या लिखेंगे? तब 2P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा, टोटल थ्योरिकल विभाजित करेगा। ठीक है, ये निश्चित है कि हमारा, आपके सामने देख सकते हैं कि जब 2 यहाँ लिखा तो 2, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी होना चाहिए क्योंकि दोनों पार्ट आपस में बराबर है। तो हमारा जो 2 होगा वो क्या करेगा? P² का विभाजित कर देगा। और जब 2 हमारा P² को विभाजित कर रहा है तो भाई P को भी 100% करेगा, तब 2P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 2 हमारा P को विभाजित कर ले रहा है तो क्या कर लेंगे? तब मान लेंगे, तब माना P बराबर हमारा हो जाएगा 2K, जहां के कोई पूर्णांक है, जहां के कोई पूर्णांक है। क्या है हमारा? कोई पूर्णांक है। कि हमारा क्या है? कोई पूर्णांक है। अब P बराबर हमने 2K ही क्यों माना? क्योंकि हमारा P 2 से कट रहा था, तो 2 से विभाजित कोई अंक है हमारा P, इसलिए 2K के रूप में माना। अगर 3 से विभाजित होता तो 3K के रूप में मानते, अगर 4 से विभाजित होता तो 4K के रूप में मानते, 5 से विभाजित होता तो 5K के रूप में मान लेते। और K हमारा कोई पूर्णांक है, पूर्णांक आप तो पढ़ ही चुके। ठीक है, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, P का मान समीकरण 1 पे हम क्या करेंगे? जैसे ही रखेंगे तो 2Q² बराबर हमारा कितना हो जाएगा? P की जगह पे हमें 2K रखना है, तो समीकरण 1 के अकॉर्डिंग तो 2Q² बराबर कितना हो जाएगा? 4K² हो जाएगा। और 2 से जैसे ही विभाजित करेंगे तो Q² बराबर कितना हो जाएगा? 2K² हो जाएगा। ये समीकरण दूसरा मान लिया। अब ये भी निश्चित तौर पे है कि 2 यहाँ लिखा है तो निश्चित 2 यहाँ पर भी होगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो Q² हमारा क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 2Q² को विभाजित कर देगा। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से 2
क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है, ये भी निश्चित है। तब तब हमारा कितना हो जाएगा, 2, क्यू को भी विभाजित, ठीक है, करेगा। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीजें समझनी है, थोड़ा सा चीजें क्या समझनी है वो मैं आपको बता दूं। मैंने यहाँ पर जो पॉइंट बाई पॉइंट चीजें की हैं आपके सामने नोटिस कराई हैं, इनको आप नोटिस कीजिए। सबसे पहले पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर बताया है पी क्यू हमारे सहभाज्य पूर्णांक हैं। सहभाज्य का मतलब होता है कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन देखेंगे 2 पी को विभाजित कर रहा है, ठीक है, 2 हमारा क्यू को विभाजित कर रहा है, यानी कि पी और क्यू दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, यानी कि पी क्यू का दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया। जबकि शुरुआत में कह रहा था कि पी क्यू सहभाज्य पूर्णांक है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि सहभाज्य थे तो फिर 2 कहां से कॉमन आ गया पी क्यू में, है ना। तो अब यहां पे क्या निकल के आया, तो कि लिख सकते हैं अतः पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। अतः P और Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जबकि शुरुआत में P Q सहभाज्य माने थे और सहभाज्य नहीं है, इसलिए हमने जो √2 परमेय मानी थी तो वो परमेय नहीं है, और जो संख्या परमेय नहीं होती वो अपरमेय होती है। तो क्या लिख देंगे, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये रहा कुछ आपके सामने इंट्रोडक्शन पार्ट। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सबसे पहली चीज आप देखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम 140, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बदलना है। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं स्पेशली हमारी वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य अंक से विभाजित नहीं होती। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य अंक से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्याओं के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या करना पड़ेगा, इसको विभाजित करना पड़ेगा 140 को। 2 से भाग देंगे तो 70 बचेगा, फिर 2 से भाग दिया जाएगा तो 35 बचेगा, फिर 5 से भाग दिया जाएगा तो 7 बचेगा, और फिर 7 से भाग दिया जाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि 140 को अब हम देखेंगे ध्यान से तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 हमारा 2 बार आ गया तो 2 की घात 2 हो जाएगा, 5 गुणे 7। इस तरीके से किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। और देख भी सकते हैं 2, 5 और 7 सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं ही हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर अगर ध्यान से देखेंगे आप 156, सेम इसमें भी प्रोसेस रहनी है इस तरीके से। तो 156 को किस तरीके से तोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 7 और ये 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 3, फिर 13 से डिवाइड कर देंगे एक बार। यानी कि 156 को अगर हमने आपसे कहा तो क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 हमारा 2 बार आया तो 2 की घात 2 हो जाएगा, 3 गुणे 13 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, कुछ इसी तरीके से दे रहा 38 और ये 25 दे रहा। इसको भी तोड़ते हैं
तो किस तरीके से तोड़ेंगे? तो सबसे पहले हमें जो संख्या दिख रही है, आई होप 5 लास्ट में दिख रहा है, तो 5 से काट देते हैं। 5 सते 35, 3 5 छका 30, 2 पचम 25। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 2 पचम 25, 5 ती 15। अब 3 से भी दिख रहा, 3 पचे 15, 3 एकम 3। अब 3 से फिर से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 7 21, और फिर 17 से कट जाएगा एक बार। यानी कि जो हमारा 3825 को हम लिख सकते हैं, 3825 को हम जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, 3 दो बार आया, 3 गुणे 3, 5 दो बार आया, 5 गुणे 5, और एक बार 17 भी आया। तो 3825 को अगर हम लिखेंगे तो 3 हमारा दो बार आया, और 5 हमारा दो बार आया, और 17। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। इसके बाद हम चौथे नंबर की तरफ चलते हैं। तो चौथा नंबर कितना कह रहा है? 5005। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 1001। 7 से कटेगा क्या? 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 को 28, 2 7 ती 21। अब 11 से कटेगा क्या? 11 कम 11, 11 ती 33, और फिर 13 से एक बार। तो जो 5005 को लिख सकते हैं, ये सारी अभाज्य संख्याएं, कोई दो बार रिपीट है ही नहीं है। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो गया 5005 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में सॉल्यूशन। इसके बाद हम पांचवा नंबर लेते हैं आपके सामने, और ये है 74 और 29। अब इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर इसको हम डिवाइड करें तो 17 से कर सकते हैं, 17 चौको 68। ठीक है, 17 चौको 68 बचा 6, 17 थी 51, और फिर 7 बार। 19 से डिवाइड करेंगे, 19 दूनी 38, 19 दिया 57, और फिर 23 से डिवाइड कर देंगे एक बार। तो हम देख सकते हैं कि 7429 को जो लिख सकते हैं वो 17 गुणे 19 गुणे 23 लिख सकते हैं। इसके अलावा और तोड़ भी नहीं सकते, और ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं भी हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरीके से इनका सॉल्यूशन किया जाता है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे एग्जाम में। तो ये रहा आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसी भी संख्या के गुणनखंड करना। तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन किस तरीके से करना, तो ये रहे, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं। तो सबसे पहले 26 और 91 को सॉल्व करते हैं, और विभाज्यता के कॉन्सेप्ट से करते हैं, जो अभी तक आप पढ़ते रहे कक्षा 8वीं तक। ठीक है, क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि तो लिखा नहीं है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। करते हैं, सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड की प्रोसेस करते हैं। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। आपको देखना है, ये याद आने वाले हैं कॉन्सेप्ट। 26 से भाग देंगे 4 बार, नहीं 3 बार जाएगा। 6 त्रिक 18 की 8, हाथ से लगी 1, 3 दूनी 6, 1 7, 11 में से 8 गया 3, 8 में 7 गया 1। 13 से डिवाइड करेंगे तो 26, ये 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26। तो अंतिम जो भाजक होता है ना, वही एचसीएफ होता है। तो हमारा जो एचसीएफ निकल आया है यहाँ पर, वो कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है, ये रहा हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा? 26 और 91 का एलसीएम, 2 से भाग देंगे 13 और 91, 13 से भाग देंगे 13 कम 13, 13 7 91,
और 7 से भाग दे देंगे एक बार। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुणे 7 गुणे 13, 13 7 91, ये 182। तो देख सकते हैं, तो एलसीएम जो आ गया हमारा 182। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम आ गया, विभाज्यता के कॉन्सेप्ट से आ गया, जो शुरू से आपने अभी तक पढ़ते आए, जिस मेथड से आपने शुरू से स्टडी की है। अब क्या करते हैं कि हम इसकी सत्यता की जांच भी करते हैं। क्या करना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, तो बस इस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करते हैं तो किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाएगा कि इस दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, संख्याएं क्या क्या दे रहा हूं, 26 और 91। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या करना, आपस में गुणा करना। तो गुणा किस तरीके से करेंगे, तो ऐसा करते हैं, 6 और 2, 9 छक्का 54 की 4, हासिल लगी 5, 9 दूनी 18, 5 23। तो कुल मिला के देखेंगे 6 6 23, 23 तो 66 हो गया। ठीक है, और इसके बाद एच सी एफ इंटू एलसीएम करते हैं। एच सी एफ कितना था हमारा 13, एलसीएम कितना था 182, 13 दूनी 26 की 6 से लगी 2, 13 8 104, 2 106 से लगी 10, 13 10 23। तो देख सकते हैं दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है ना, तो देख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब क्या करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का है कि 510 और 92 की बात कर रहा है, और इन दोनों का भी हमें क्या करना, लासा मासा ज्ञात करना और सत्यता की जांच करनी, जैसे यहां पर हमने किया। ठीक है, अब अगला जो है दूसरा नंबर लिखा हुआ है 510 और 92, सेम मेथड इसमें भी फॉलो कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, एच सी एफ फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम 92 से भाग देते हैं 510 में। ठीक है, 9 पन्ना 45, 5 दूनी 10 की 0, हासिल आई 1, 9 पन्ना 45 और 1 46, 0, 11 में से 6 गया 5। ठीक है, अब 92 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। ठीक है, अब बचेगा 42, 42 से भाग देंगे 50 में, ये भी एक बार जाएगा, बचेगा 8, 8 से भाग देंगे 42 में, 8 पन 40, बचेगा 2, 2 का भाग देंगे 8 में, 2 चौको 8। काटने के बाद जो अंतिम भाजक रहता है हमारा, वही क्या रहता है, मासा। यानी कि हमारा जो एच सी एफ आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। एच सी एफ कितना आ गया, 2 आ गया। अब एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 510 और 92, सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, ये 5 और ये 6, 2 से भाग देंगे 2 बार, 5 फिर ये 5, 255। इसके बाद 2 चौको 8 और ये 6, 46, फिर 2 से भाग देंगे, 255, ये 2 और 3। अब 5 से भाग देंगे, 5 25 और ये 1। ठीक है, 3 से भी जा रहा हमारा, 3 एकम 3, 7 21। ठीक है, अब 17 से चला जाएगा एक बार, और 23 से चला जाएगा एक बार। तो एलसीएम हो जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 पंचे 60 गुणे 17 गुणे 23। एलसीएम 0
17 छक्का 102, ठीक है, गुणे 23, 0, 23 दूनी 46, हाँ से लगी 4, 23,460। जो हम देख सकते हैं एलसीएम जो हमारा आ गया 23,460 आ गया और एचसीएफ भी आ गया, ठीक है। तो ये रहा एचसीएफ और ये रहा एलसीएम। अब यहां पर हमें क्या करना है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच में दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल चेक करेंगे। तो संख्याएं क्या क्या हैं, 510 गुणे 92, ठीक है। और एलसीएम इंटू एचसीएफ भी चेक करते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया, 23,460 गुणे 2, ठीक है। 0, 6 दूनी 12 की 2, हाथ से लगी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 6 और ये 4। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो सेम ये भी आ जाएगा 46,920। तो दोनों देख सकते हैं इक्वली ही आएंगे, आप आराम से इजीली इन्हें चेक भी कर सकते हैं। बात क्लियर? वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही करना हमें, लिखा है 336 और 54, ठीक है। इन दोनों का भी हमें क्या करना है, लासा मासा ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम एचसीएफ, और साथ ही साथ सत्यता की जांच भी करनी है। चलिए इसको भी चेक करते हैं। तो लिखा हुआ है तीसरा नंबर 336, कितना लिखा हुआ है, 336 और 54 लिखा हुआ है। एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो किस तरीके से करेंगे कि 54 से डिवाइड करेंगे 336 को, 5 बार जाएगा, हाँ 6 बार, 6 को 24 की 4, हाथ से लगी 2, 6 पंचे 30 और 2 32, कितना बचेगा 12, 12 से भाग देंगे 54 में, 12 चौक 48, कितना बचेगा 6, 6 से भाग देंगे 12 में तो 2 बार जाएगा। तो देख सकते हो आप एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, 336 और ये 54, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे एक बार, फिर यहाँ जाएगा 2 एकम 2, ये 6, फिर एक यहाँ 8, 2 से भाग देंगे 27, फिर 2 से भाग देंगे 8 और ये 4, ये 27, फिर 2 से भाग देंगे 4 और 2, फिर ये 27, फिर 2 से भाग देंगे 2 और 1, फिर ये 27, फिर हम 3 से भाग देंगे 3 7 21, 3 तिरका 9, फिर 3 से भाग देंगे 7 और 3, फिर 3 से भाग देंगे 7 और 1, फिर 7 से भाग देंगे एक बार। अब एलसीएम जो होगा इन सबको गुणा होगा, कितना हो जाएगा 4 8 16, 16 9 144, एटलीस्ट इन सबको गुणा करेंगे आप 3024 आने वाला है, ये हो गया एलसीएम, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 3024 ही आएगा। सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच, तो दो संख्याओं का गुणनफल, सबसे पहला टॉपिक, दो संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल कितना हो जाएगा हमारा 336 गुणे 54। कई बार क्या होता है, आप डायरेक्ट गुणा मत किया करें संख्याओं का, कई बार लासा मासा का गुणा ज्यादा आसान हो जाता है। और एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम 3024 और एचसीएफ 6, 6 को 24 की 4, हाथ से लगी 2, 6 दूनी 12 2, 14 की 4, हाथ से लाई 1, 6 का 18, 18 144, ऐसे ये भी 18 144, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, और आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से किया जाएंगे सवाल, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना और साथ ही साथ सत्यता की जांच करना, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उनको पढ़ते हैं। जैसा कि अगले क्वेश्चनों को आप देखेंगे तो लिखा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे पहला नंबर लिखा हुआ है 12, 15 और 21। 12 के अभाज्य गुणनखंड करोगे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 की घात 2 गुणे 3, देख लीजिए ना, 4 3 12। और 15 के गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 हो जाएगा। और 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें देखना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आएगा, सबसे पहली चीज देखिए कि सब में एक कॉमन अंक छांटिए। कॉमन अंक अगर ध्यान से देखेंगे 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। ठीक है, और 3 हमें तीनों पार्ट में दिख रहा, तो एचसीएफ जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एलसीएम जो निकालेंगे हम, एलसीएम में सबसे पहली चीज तीनों में देखिए आप कौन कौन से अंक नजर आ रहे हैं। 2 नजर आ रहा, 3 नजर आ रहा, 5 नजर आ रहा, 7 नजर आ रहा। 2 3 5 7 नजर आ रहा है तीनों के अगर गुणनखंडों को देखें हम। अब हमें क्या करना है, इनमें से 2 3 5 7 में से सारे अंकों को उठाना है और बड़ी बड़ी घात का उठाना है, सबसे बड़ी घात वाले मान को। तो 2 की घात 2 को उठाएंगे हम, और 3 सिंगल ही घात का दिख रहा है, 5 सिंगल घात का है और 7 भी सिंगल घात का है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 × 12, 12 पंचे 60 और 7 छंग 12 पंचे 60 गुणे 7, 7 छंग 42। ठीक है, 420। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना। एग्जाम में याद रखना आप किस मेथड से पूछ रहा है एग्जामिनर, और जिस मेथड से पूछेगा तो बस उसी मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगला लेते हैं, तो 17 को अगर ध्यान से देखेंगे तो 17 ही लिख सकते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या है। 23 को भी 23 ही लिख सकते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या है। 29 को भी 29 ही लिख सकते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या। अब बात रही एचसीएफ की कि तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं तो प्रत्येक संख्या के साथ में एक हमेशा होता है, एक हमेशा होता है। हर संख्या के साथ में गुणे में एक हमेशा गुणा में रहता है, हिडन रहता है, वो शो नहीं होता। तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम जो हो जाएगा इन सब का मल्टीप्लाई 17 गुणे 23 गुणे 29, इन सब का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात क्लियर। तो इन सब का अगर कहीं ना कहीं हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 11,339 निकलेगा। कितना निकलेगा, एलसीएम आ जाएगा 11,339। गुणा करके देख लेना, ये चीजें थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्या दे रहा है, दे रहा है 8, 9 और 25। 8 को अगर ध्यान से देखेंगे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, तो 2 की घात 3। 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3 यानी 3 की घात 2। 25 को अगर लिखेंगे 5 गुणे 5 यानी 5 की घात 2। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रहने वाली है एचसीएफ। सभी में कोई भी संख्या दिख ही नहीं रही कॉमन, और जब कोई संख्या नहीं तो हमेशा हिडन में एक तो रहता ही है हर संख्या के साथ में, तो इसका भी एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एलसीएम जो होगा बड़ी पावर का मान उठाएंगे। सभी में 2 की घात 3 सबसे बड़ी घात है, 3 की घात 2 है, 5 की घात 2 है। देखिए, जब कोई अंक ज्यादा दिख रहा है, जैसे किसी में 3 की घात 2 है, किसी में 3 की घात 4 है, किसी में 3 की घात 1 है, तो सभी में जो सबसे बड़ी घात होगी 3 की घात 4 वो अंक उठाते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन एक ही है, 2 की घात 3 ही उठा सकते हैं, 3 की घात 2 ही उठा सकते हैं, 5 की घात 2 ही उठा सकते हैं। एचसीएफ जो होता है कॉमन होता है, सभी का कॉमन पार्ट होता है। और एलसीएम जो होता है जितने भी अंक लिखे उन सब की बड़ी से बड़ी घात के मान उठा लीजिए। ठीक है, लेकिन प्रत्येक अंक लेना आपको, लेकिन मैक्सिमम पावर वाला मान लेना। ठीक है, इन सब का गुणा करेंगे 8 गुणे 9 गुणे 25, 25 8 200 हो जाएगा गुणे 9, तो एलसीएम जो हो जाएगा 9 दूनी 18। आपको कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखेंगे, कह रहा है कि एचसीएफ 306 657 का जो दे रहा है वो 9 दिया है
और एलसीएम ज्ञात करना हमें 306 और 657 का। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो यार सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो क्या करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है इसका। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना है ये तो प्राप्त करना हमें, लेकिन एचसीएफ हमारा 9 दे रहा है। पहली संख्या 306 दे रहा है और दूसरी 657 दे रहा है। तो एचसीएफ से ये दोनों संख्याएं 100% कट जाएंगी। 9 तिया 27, 9 चौको 36। तो एलसीएम अगर निकालेंगे 34 और 657 के गुणा से निकालेंगे। देखिए, अगर 34 को अगर आप 30 + 4 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैथ की कैलकुलेशन अगर आप डायरेक्ट ना करके डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे तो कई बार चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्योंकि 30 का गुणा करना आसान है, 7 × 21 के 1 हासिल लगी 2, 5 × 15 2 17 की 7 हासिल आई 1, 6 × 18 1 19 और ये 0 हो जाएगा। और 4 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 7 × 28 की 8 हो जाएगी, हासिल लगेगी 2, 4 × 5 20 2 22 की 2 हासिल लगी 2, 6 × 4 24 2 26। तो एलसीएम कहीं ना कहीं जो आ जाएगा 8 और ये 3 7 6 13 की 3 हासिल आई 1, 9 1 10 11 12 की 2 हासिल लगी 1, यानी कि 22 338 ये हो जाएगा आपका एलसीएम। तो देख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं। इसका बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो में बताया था, और वहाँ पर 6 की पावर n की जगह पर 4 की पावर n था। ठीक है, सॉल्यूशन करना है तो किस तरीके से करेंगे, चलिए हम आपको समझाते हैं ये कहना क्या चाह रहा और करना क्या है इसमें सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि 6 की पावर n क्या शून्य पे समाप्त हो सकती है, जबकि n क्या है, प्राकृतिक संख्या। n क्या बोला है, प्राकृतिक संख्या n के लिए। तो n बराबर हमारा यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो 6 की पावर n में अगर n की जगह पर प्राकृतिक संख्या का मान रखेंगे 6 होगा, 2 रखेंगे तो 36 हो जाएगा, n की जगह 3 रखेंगे तो 216 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखेंगे ये जो अंक समाप्त हो रहा है वो 6 पे समाप्त हो रहा है, ना कि 0 पे। इस समाप्ति की बात कर रहा, वो वाला समाप्त नहीं कि पूरा खत्म हो जाए, वो केवल इस समाप्ति की बात कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो शून्य पर हाल में तो हमें एक बात समझ में आ गया कि ये जो 6 की पावर n है वो शून्य पे कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। ठीक है, देख रहे हैं आप 6 पे समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी संख्या को शून्य पे समाप्त करना है तो उसके साथ में 10 का गुणा होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पर जो 36 लिखा है, 36 गुणे अगर 10 कर दूं तो हो जाएगा 360। तो दिख गया ये जो अंक है शून्य पे समाप्त हो गया। और कोई भी संख्या अगर शून्य पे समाप्त होनी है तो उसके साथ में 10 का गुणा होना जरूरी है, और जिस संख्या के साथ में 10 होगा तो उसके साथ में 2 गुणे 5 होना चाहिए, क्योंकि 10 जो बनता है 2 और 5 के गुणा से बनता है। बात क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 की पावर n अंक प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है,
6 की पावर n अंक प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के साथ 10 का गुणा होना 10 का गुणा होना अनिवार्य है। 10 का गुणा होना अनिवार्य है और 10 हमारा 2 और 5 के गुणा से प्राप्त होता है, गुणा से प्राप्त होता है। चूंकि 6 की पावर n में 2 और 3 है, 2 और 3 है, क्योंकि 6 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 ही 3 आएगा। क्योंकि 6 की पावर n में 2 और 3 है, परंतु 5 नहीं, क्योंकि बोला ना कि किसी भी संख्या के साथ में 10 का गुणा होगा तभी संख्या हमारी शून्य पर समाप्त होगी और 10 हमारा 2 और 5 के गुणा से प्राप्त होता है। क्योंकि 6 की पावर n में 2 और 3 है परंतु 5 नहीं, इसलिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बात क्लियर सभी? तो इसका ये आंसर आएगा कुछ इस तरीके से, और ये रफली चीज़ें हैं जिनको मैं इरेज करना चाहूँगा। ये चीज़ें केवल आपको समझाने के लिए थी। बाकी ये रहा प्रश्न का सॉल्यूशन, क्योंकि इंट्रोडक्शन जब मैंने आपको कराया था तो इंट्रोडक्शन पे मैंने बताया भी था कि इस एक्सरसाइज में आपको किस तरीके के प्रश्न मिलने वाले हैं, उनके सारे टाइप बताए थे। तो उसी में से एक इस तरीके का भी प्रश्न आया था। तो मैंने बताया था कि थ्योरिकल सवाल भी आते हैं आपके इस चैप्टर से, तो थोड़ा सा थ्योरी विशेष ध्यान देना ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स ना कट पाए। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1, है ना, यहाँ 2 होना चाहिए था, 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए, भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य अंक से भी विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जबकि अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य अंक से विभाजित होती ही नहीं है, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए इसके मेथड को जानते हैं। हम देखेंगे सबसे पहला वाला 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। सॉल्व करते हैं तो 13 कॉमन ले लेंगे तो 7 गुणे 11 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 11 7 77 प्लस का 1 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और ये 78 हो जाएगा। अगर इसको पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं, 13 8 104 की 4 हो जाएगा, हासिल आएगी 10, 13 7 91 10 101। यानी कि अगर इसको देखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 बराबर अगर सॉल्व करते हैं पूरा का पूरा 1014 हो जाएगा, और इसको लिखते हैं तो 13 गुणे कम से कम 78 तो लिख ही सकते हैं, है ना। और अगर इसकी बात करें तो इसका टोटल गुणा आया हमारा 1014, और साथ ही साथ इसके गुणनखंड किए तो 13 गुणे 78 तो कम से कम दिख ही गए। तो हम क्या लिखेंगे,
क्योंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के गुणनखंड 13 और 78 है, अर्थात संपूर्ण संख्या 1014। 13 और 78 से विभाज्य है, इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। कैसी संख्या? भाज्य संख्या है। तो बात यहीं पर यही समझने वाली है कि जो संख्या स्वयं और किसी अन्य अंक से विभाजित होती दिखे, मतलब स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य अंक से विभाजित होती दिखे तो भाज्य संख्या होगी। इसका संपूर्ण गुणा किया 1014 और भी फैक्टर किए 1378। तो थ्योरी का खेल है। ये जो संख्या के गुणनखंड 13 और 78 है, अर्थात संपूर्ण संख्या 1014 13 और 78 से विभाज्य, इसलिए ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। बात क्लियर? इसके बाद देखते हैं अगला वाला। अगला जैसा कि आप देख सकते हैं कितना लिखा हुआ है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। जैसे ही 5 लेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 1। 5 लेंगे, 7 छंग 42 गुणे 12 गुणे 2 प्लस का 1। 5 12 दूनी 24 की 4 हाथ से लगी 2, 12 चौक 48 2 50 गुणे 2 प्लस का 1। 5 करेंगे, 4 दूनी 8 0 और 10 प्लस का 1। 5 1009 अपना 45 की 5 हाथ से लगी 4, ये हो जाएगा, है ना। इसको भी अगर देखेंगे, इसके फैक्टर करके देखेंगे तो 5 गुणे 1009 बन ही रहे। यानी कि इसकी भी अगर थ्योरी की बात करें, क्योंकि संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 है ना, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस का 5 का संपूर्ण गुणा कितना आया? संपूर्ण गुणा 5045 है और इसके गुणनखंड में 5 और 1009 आया है, इसलिए यह भी एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। मेथड यही कहता है कि जो भी संख्या हमारी स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य अंक से भी विभाजित होती दिखती है, वह निश्चित रूप से हमारी भाज्य संख्या होती है। बात क्लियर है ना आप सभी को? वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, और इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है। 7वां नंबर जैसा कि हमारा बोल रहा है, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। अब वृत्ताकार पथ का कहने का मतलब है कुछ इस तरीके का वृत्ताकार पथ है किसी मैदान के चारों ओर। एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, मतलब यहां से अगर सोनिया देखेंगे, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं।
रवि को 12 मिनट लग रहा है पूरा राउंड लगाने में, पूरा चक्कर लगाने में। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है किसका, 18 और 12 का, क्योंकि एलसीएम 18 और 12 का अगर हम फाइंड करते हैं, 2 से भाग देंगे तो 9, ये 6, 2 से भाग देंगे 9, ये 3, और 3 से भाग देंगे 3 तिरका 9, और 3 एकम 3, और 3 से भाग देंगे 1 गुणे 1, एटलीस्ट 4, 4 ती 12, 12 ती 36, 36 निकल आएगा क्या एलसीएम। यानी कि ये जो 36 निकला है इतना ही मिनट लगेगा जब दोनों एक साथ पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन पे क्या भी यही रहा कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं पूरा चक्कर लगाने में, रवि को 12 मिनट लगते हैं। इस तरीके के सवाल जो भी आ जाएंगे आपको क्या करना, उनके जो समय दिए उनका एलसीएम फाइंड करना है। इस 36 मिनट में चक्कर कितने भी दोनों लगा सकते हैं, लेकिन इतने मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर एक साथ होंगे। इस 18 दूनी 36, यानी कि सोनिया 2 चक्कर लगा पाएगी, 12 ती 36, रवि 3 लगा चुका होगा, तब जाके दोनों मिल जाएंगे। तो दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिल जाएंगे दोनों, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। आई होप कि आप सभी को एक्सरसाइज बढ़िया लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स पे जाके अपना प्यारा सा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। तो 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में अगर आप नहीं जानते कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर इस पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर देखना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट इज़ द हार्ट ऑफ एनी चैप्टर्स, एनी टॉपिक्स। बात आप इजीली समझे होंगे मेरी, तो इंट्रोडक्शन जरूर जाकर देखिए। अगर आपको परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में नहीं पता तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का अध्ययन जरूर कीजिए, ठीक है। अब 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। स्पेशली हमें पता है कि √5 अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करना है, तो ये थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है। तो सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन पे इसको समझते हैं कि इस सवाल को किस तरीके से किया जाता है। तो ये सवाल आपको सीखने के लिए आपको केवल 2 सवालों के जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, आप उसको रट लेना। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चनों को समझ लिया, कॉन्सेप्ट को रट लिया, तो आगे के सारे क्वेश्चन अगर एग्जामिनर घुमा भी देगा ना, कुछ अन्य संख्या भी पूछ लेगा, तो आपसे 110% बन जाएगा। सॉल्यूशन में क्या करना है, हमें ये तो पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या, अपोजिट मान लिया। और परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तब क्या लिख देंगे, तब √5 बराबर हम कितना लिख देंगे, P/Q, जहां Q डज नॉट इक्वल 0, एवं P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। अब सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है, यही तो पॉइंट ध्यान देना आपको कि P और Q सहअभाज्य अगर पूर्णांक है तो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें कुछ भी कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ ना हो, यानी कि P और Q में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रश्न में बोल रहा है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। अब
हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है तो p/q के बराबर मान लिया, और परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट होता है q डज नॉट इक्वल 0 एवं p तथा q सहभाज्य पूर्णांक है, यानी कि p और q हमारे कैसे पूर्णांक होते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं परिमेय संख्या में। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं तो √5 बराबर p/q, बटे में एक लेके कैंची गुणा कर देंगे, √5 इंटू क्यू बराबर p। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो √5 क्यू का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 5q स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मेरी थोड़ा बहुत छोटा सी बात समझना आप, यहाँ पे मैं रफली बात बताता हूँ आपको। अगर मैं आपसे बोलूँ 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, दोनों बराबर है ना, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना यहाँ पर इस जगह पे, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना बराबर। अब 5 अगर यहाँ लिखा है, 5 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या है ना। अगर 5 यहाँ लिखा है तो निश्चित तौर पे 5 कहीं ना कहीं यहाँ पर भी है, ये भी आप समझ गए। ठीक है, अगर ये बराबर है तो क्या हो सकता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूँ। माना ये एग्जाम्पल है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। q बराबर हम √20 लिख दें और p बराबर अगर 10 लिख दें। मेरी बात थोड़ा गौर से समझना है यहाँ पर। अगर q बराबर √20 मान लिया जाए, p बराबर 10 मान लिया जाए, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? 5 √20 का स्क्वायर, 5 √20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20, 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100, और p की जगह 10 माना तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। अगर आप ध्यान से देखें कि इसको हमने कुछ इस तरीके से नहीं लिख दिया, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, कुछ इस तरीके से नहीं लिख दिया 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, क्योंकि q बराबर √20 माना ना। ये मैं समझा रहा हूँ आपको, रफली समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे जो मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा ना उसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर q बराबर √20 मान लिया जाए, p बराबर 10 मान लिया जाए, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर ध्यान से देखें कि 5 अगर यहाँ है तो 5 यहाँ पर भी निश्चित तौर पे, और इसका जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 100, यानी कि 5 हमारा 100 को विभाजित करेगा, 5 हमारा क्या करेगा, 100 को विभाजित करेगा। 100 क्या है हमारा, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी कि हमारा p का स्क्वायर, तो 5 हमारा p के स्क्वायर को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से p स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगा, हमारा p स्क्वायर 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से आपके सामने माने p यानी कि 10 का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करेंगे 100, तो 100 हमारा 5 से कट जाएगा, 100 क्या था, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर, तो वही लिखा ना, p स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर p हमारा 10 है तो 10 भी तो हमारा 5 से कट जाएगा, है ना, यानी कि p भी 5 से कट जाएगा, तब p भी 5 से विभाजित होगा। बस ये बात समझना आपको, जो मैंने आपको रफली समझाने का प्रयास किया, पूरा प्रयास किया। अगर ना समझ में आए तो आप बैक करके वीडियो को पुनः से समझने का प्रयास करना। अगर हम q बराबर 20 मान लें, p बराबर 10 मान लें,
अगर आपने ये फंडामेंटल समझ लिया तो एक झटके में आपको प्रश्न का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये दोनों पार्ट आपस में बराबर है तो निश्चित तौर पे 5 हमारा पी स्क्वायर को विभाजित कर देगा। जैसे पी स्क्वायर की जगह लिखा है 10 का स्क्वायर जो कि 100, तो 5 हमारा 100 को विभाजित कर देगा निश्चित तौर पे। लेकिन 10 क्या था हमारा पी, तो पी भी हमारा 5 से तो कट जाएगा, तो वही लिखा ना हमने समीकरण 1 से पी स्क्वायर, यानी कि पी का स्क्वायर क्या 10 का स्क्वायर यानी कि 100, पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगा। तो जो खाली पी है यानी कि 10 भी तो हमारा 5 से कट जाएगा, तो हमने क्या लिखा तब पी भी 5 से विभाजित होगा। चलिए अब हम इस पार्ट को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और आगे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और आगे प्रश्न का सॉल्यूशन बढ़ाते हैं। अगर आपको ये पार्ट अगर समझना है कि ये मैंने कैसे किया, तो अभी आपको जो चीज़ समझाई थी उसको पीछे करके आप इसको ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करना, 100% समझ में आ जाएगा। तो देखिए 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, एक सिंपल लैंग्वेज में भी बताता हूँ कि जब ये दोनों आपस में बराबर है तो 5 यहाँ है तो निश्चित तौर पर 5 यहाँ पर भी होगा, तो 5 हमारा पी स्क्वायर को विभाजित कर देगा। मैंने वही लिखा ना, पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगा। जब हमारा पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगा तो पी भी 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट आपके सामने बना रहा हूँ ना, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, आपके सामने ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूँ ना, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना। यहाँ तक क्लियर? अब मेरी बात समझी, पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगा तो पी भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ तक कंफर्म? यानी कि p हमारा 5 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि p में अगर 5 से भाग देंगे तो भाग चला जाएगा। तब हम क्या कर सकते हैं, तब माना p बराबर 5k। अब आप कहेंगे सर 5 क्यों मान लिया? तो देखिए p 5 से कटने वाली संख्या है ना, तो p के साथ में 5 तो गुणे में होना चाहिए। k हमारा कोई भी पूर्णांक है, यहाँ पर जहाँ k पूर्णांक है, कि हमारा क्या है, कोई भी पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि कोई भी संख्या, 1 रखोगे तो 5 बन जाएगा, के की जगह 2 रखोगे 10 बन जाएगा, के की जगह 3 रखोगे 15 बन जाएगा, के की जगह 4 रखोगे 20 बन जाएगा। यानी कि p हमारी 5 से कटने वाली संख्या है, तो 5k के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, ठीक है, तो 5q स्क्वायर बराबर p की जगह रखेंगे 5k की पावर 2, तो 5q स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर, और 5 से भाग दे देंगे, 5 बार चला जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5k स्क्वायर। अगर समीकरण 1 को आपने समझा होगा तो वैसे ही कुछ ये भी है। अगर 5 यहाँ है तो 5 यहाँ पर भी होना चाहिए। देखो वैसे ही लिखा, बिल्कुल वैसे ही लिखा, तो 5q स्क्वायर को विभाजित कर देगा, या q स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से q स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगा। देखिए जिस तरीके से समीकरण में था पहले वाले में, वैसे कॉन्सेप्ट तो ये भी बन गया, तो q स्क्वायर 5 से हमारा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तब q भी तब q भी 5 से विभाजित हो जाएगा। q स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगा, तब q भी 5 से विभाजित हो जाएगा। एक पॉइंट ये ध्यान देना आपको, इन 3 पॉइंटों को आपको नोटिस करना है।
शुरुआत में कह रहा था पी क्यू सहभाज्य पूर्णांक है, मतलब पी और क्यू में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगले 2 पॉइंट बता रहे हैं कि पी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कितना, 5। यानी कि पी और क्यू का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना दिख रहा है, वो 5 दिख रहा है। जबकि शुरुआत में अगर देखें आप तो यहाँ पर वो ये कह रहा था पी क्यू सहभाज्य है, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगले 2 पॉइंट से नजर आ रहा है कि पी 5 से कट जा रहा है, क्यू भी 5 से कट जा रहा है, तो पी क्यू का उभयनिष्ठ कितना हो गया, 5 हो गया। यानी कि शुरुआत में ये जो बात सहभाज्य बोली गई थी वो इन दोनों पॉइंट से गलत हो गई, क्योंकि पी क्यू सह अभाज्य मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगले 2 पॉइंट ने ये बोला कि दोनों संख्याएं 5 से कट रही, यानी पी क्यू में 5 कॉमन है, यानी कि इसकी इस बात को इन दोनों ने गलत साबित कर दिया। तो हम लिख सकते हैं चूंकि P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। ठीक है, P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ये तो चलो बात हो गई कि शुरुआत में पी क्यू सहअभाज्य थे, लेकिन आगे वाली थ्योरी में हमने क्या लिख दिया कि पी तथा क्यू सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन शुरुआत की अगर आपको बात याद होना चाहिए, पी क्यू सहअभाज्य कब माने गए थे, जब रूट 5 परिमेय है, और जब पी क्यू सहअभाज्य नहीं है तो रूट 5 भी परिमेय नहीं है। बात समझेंगे ना, तो क्या बोल सकते हैं, इसलिए रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, और जब कोई संख्या परिमेय नहीं होती तो फिर वो एक ही संख्या बचती, वो होती है अपरिमेय। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही तो सिद्ध करना था मेरे बच्चों, यही तो सिद्ध करना था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर रटिएगा। 1 से 2 बार जब आप लगा लेंगे आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, सेकंड टाइप। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 प्लस का 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी परिमेय संख्या के साथ में किसी भी अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए और भाग दिया जाए तो वो संख्या हमेशा अपरिमेय ही बन जाती है। किसी भी परिमेय संख्या के साथ में किसी भी अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग जाए तो वो संख्या अपरिमेय ही हो जाती है। ठीक, अब सॉल्यूशन क्या करेंगे, सेम वैसे ही कि ये तो दिख ही रहा है ना कि 3 परिमेय है और ये अपरिमेय है, ये जुड़ी हुई है तो अपरिमेय तो है ही है। तो इसको कैसे करेंगे, माना 3 प्लस का 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपोजिट में मान लेते हैं। तब क्या करेंगे, तब 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर कितना लिख देंगे, P बटे Q, जहां Q डज नॉट इक्वल 0 एवं P तथा Q सहअभाज्य
पूर्णांक हैं। बात क्लियर? क्लियर ना? अब क्या करेंगे कि 3 प्लस का 2√5 जो लिखा है उसको p/q के बराबर लिख दिया। 3 उस तरफ ले जाइए तो 2√5 हो जाएगा और p/q, और 3 पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा। 2 गुणे में दिख रहा है, पक्षांतर में ले जाएंगे तो भाग में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। किसके साथ में? p/q -3 इस पूरे के साथ में। और ये समीकरण 1 लिख देंगे। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर √5 के बराबर ही क्यों लिख दिया? यार एक बात बताइए, इसको अपर में सिद्ध करना ना, और √5 आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी अपर में ही है ना? तो इस पूरे पार्ट को सॉल्व करने के बाद √5 में लिखने का मकसद यही है कि अगर ये √5 अपर में है तो इसके बराबर में लिखी संख्या भी अपर में है ना? अगर √5 अपर में, पता ही है ना, पर मैं भी जस्ट सिद्ध किया ना पहले नंबर में कि √5 अपर में है तो उसके बराबर में लिखी संख्या भी अपर में होगी। क्लियर ना? तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से √5 अपरिमेय संख्या है तब 1/2 p/q -3 भी अपरिमेय होगी। बात क्लियर है? उसके बराबर में लिखी ना तो अपरिमेय होगी। निश्चित है कि √5 अपरिमेय संख्या है तब 1/2 पुस्तक के अंदर जो लिखा हुआ हमारा p/q -3 भी अपरिमेय होगी, है ना? दोनों बराबर में लिखे। लेकिन लेकिन 1, 2 और 3, लेकिन 1, 2 और 3 स्पष्ट रूप से परिमेय संख्याएं हैं, है ना? है ना? बात समझ रहे ना? आपके सामने दिख रहा है भाई, ये वाली और ये वाली संख्या स्पष्ट रूप से परिमेय है। तो बची क्या इकलौती? p/q। इकलौती कौन सी बची? ये p/q बची हमारी, इकलौती p/q नजर आ रही है बस। और यही p/q अब हमारी अपर में हो जाएगी क्योंकि बराबर में लिखी अपर में के संख्या ये भी अपर में है। 1, 2, 3 पर में है स्पष्ट रूप से, तो निश्चित तौर पे इकलौता p/q नजर आ रहा है, यही अपर में होगा। अगर ये अपर में है तो इसके बराबर में भी लिखी संख्या अपर में है, बस यही तो सिद्ध करना। तब स्पष्ट रूप से p/q ही अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 प्लस का 2√5 भी अपरिमेय संख्या होगी। और यही तो सिद्ध करना था मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यही तो सिद्ध करना था कि 3 प्लस का 2√5 भी अपर में हो जाए। बात क्लियर है ना? और मैंने आपको यही बताया कि किसी भी परिमेय संख्या के साथ में किसी भी अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, वो संख्या अपरिमेय ही बन जाती है। तो कोई भी परिमेय संख्या कब अपरिमेय हो जाती है? जब उसके साथ कोई अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए। तो जब ये दिख गया था हमें कि ये अपरिमेय है तो ये पूरा पार्ट भी अपरिमेय होगा। लेकिन 1, 2, 3 स्पष्ट परिमेय नजर आ रहा है, बचा इकलौता कौन? p/q। तो यही p/q अपरिमेय होगा।
और पी बटे क्यू अपर में है तो इसके बराबर में लिखी संख्या भी अपर में है, और यही तो सिद्ध करा रहा था कि वो सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस का 2√5 क्या है, अपर में है, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। प्रश्न एकदम क्लियर होंगे। अगर समझ में आया तो भाई कमेंट जरूर करना, सीरियस कमेंट जरूर करना अगर आपको समझ में आया क्या, ठीक है। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। तो तीसरे नंबर के क्वेश्चनों में लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अगर आप इनको समझना अच्छे से चाहते हैं तो आप पहले और दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर देखें, जो आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक के माध्यम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला नंबर इसका जो दे रहा है वो क्या कह रहा है, 1/√2 को सिद्ध करना अपरिमेय है। ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि √2 अपरिमेय है, तो अपरिमेय तो होगी ये संख्या, लेकिन सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन अगर करना है तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। किस तरीके से, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लेंगे, ऐसे ही तो करते हैं हमेशा। तब 1/√2 बराबर कितना लिख देंगे, p/q, जहां q डज नॉट इक्वल 0 एवं p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है। बात क्लियर। 1/√2 को हम फिर p/q के रूप में बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या मान लिया हमने, और p q हमारे क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक होंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, 1/√2 में यहां पर √2 से गुणा कर देंगे, √2 से भाग कर देंगे, यानी कि हर का परिमेयकरण कर देंगे। यहां लिख भी देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर √2 बन जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा ना। √2/2 बराबर p/q, 2 भाग में पक्षांतर में गुणे में चला जाएगा, तो 2p/q समीकरण 1। अब समीकरण 1 को जरा आप ध्यान से देखिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या दिख रही है, तो उसके बराबर में लिखी संख्या भी अपरिमेय होगी, है ना। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से √2 अपरिमेय संख्या है, तब 2p/q भी अपरिमेय होगी, है ना। समीकरण 1 से √2 अपरिमेय संख्या है, तब 2p/q भी अपरिमेय होगी, बराबर में लिखी ना। लेकिन 2, ये जो लिखा हुआ है 2 एक परिमेय संख्या है, तब निश्चित ही p/q अपरिमेय है। p/q ही हमारी निश्चित रूप से क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि बराबर में अपरिमेय के लिए की संख्या अपरिमेय, √2 अपरिमेय तो 2p/q अपरिमेय, लेकिन 2 परिमेय तो बची क्या, p/q, यही अपरिमेय होगी। और p/q अपरिमेय है तो 1/√2 भी क्या हो गया, अपरिमेय। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। यही तो सिद्ध करना था, हो गया। बात क्लियर, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं और सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और सेकंड किस तरीके से करना तो उसको भी समझते हैं। तो अगला जो लिखा हुआ है वो भी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 7√5
सिद्ध करना हमें कि अपरिमेय है। बात क्लियर ना? तो इसको क्या कर देते हैं, हम इरेज कर देते हैं। चलिए, दूसरा नंबर कह रहा है कितना लिखा हुआ, 7√5। तो कैसे करेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमेशा ऐसे ही करते हैं, हर सवाल ऐसे ही करते हैं। तो 7√5 क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तब हमारी 7√5 जो हो जाएगी P/Q के बराबर हो जाएगी, जहां Q डज नॉट इक्वल 0 एवं P तथा Q कोई सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, P तथा Q कोई सहअभाज्य पूर्णांक है। बात क्लियर? क्या करेंगे अब, जो 7√5 बराबर P/Q लिखा हुआ है, 7 पक्षांतर कर देंगे तो √5 बराबर 7 पक्षांतर में भाग में चला जाएगा, है ना। ये हो गया समीकरण 1। अब जरा ध्यान से देखिए कि √5 अपरिमेय है तो उसके बराबर में लिखी संख्या भी अपरिमेय होगी, है ना। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से √5 अपरिमेय है ना, √5 अपरिमेय है, तब 1/7 P/Q भी अपरिमेय होगी, है ना। लेकिन 1/7 परिमेय है ना, परिमेय है, तब निश्चित रूप से P/Q ही अपरिमेय होगी। हमेशा हर क्वेश्चन पे सेम मेथड लग रहा है कि समीकरण 1 से √5 अपरिमेय है, तब 1/7 P/Q भी अपरिमेय होगी, लेकिन 1/7 परिमेय तब निश्चित रूप से P/Q ही अपरिमेय होगी। और जब P/Q अपरिमेय है तो बोल सकते हैं, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब P/Q हमने देख लिया ना अपरिमेय है, तो उसके बराबर में लिखिए ये भी अपरिमेय होगी, 7√5 सिद्ध हो गया। बस यही तो सिद्ध करना। बात क्लियर? नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तीसरे नंबर वाले में चलते हैं। आप तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर वाला जैसे कि क्वेश्चन देख सकते हैं, बोल रहा है कि सिद्ध करना 6 प्लस का √2। क्या करेंगे, माना 6 प्लस का √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो परिमेय मान लेंगे। माना 6 प्लस का √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तब 6 प्लस का √2 बराबर P/Q, जहां Q डज नॉट इक्वल 0 एवं P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है, पता है ना, सहअभाज्य पूर्णांक है। और सहअभाज्य क्या होता है, जिसमें कुछ भी अवैनिष्ट ना हो। अब सॉल्व करेंगे तो 6 पक्षांतर कर ले जाएंगे, √2 बराबर कितना हो जाएगा, P/Q। 6 पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा, बन गया समीकरण 1। समीकरण 1 को ध्यान देंगे, √2 अपरिमेय तो उसके बराबर में लिखी संख्या भी अपरिमेय होगी। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में √2 अपरिमेय संख्या है, तब P/Q -6 भी अपरिमेय संख्या होगी।
समीकरण 1 में √2 अपरिमेय संख्या है, तब p/q -6 भी अपरिमेय संख्या होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर √2 अपरिमेय है तो उसके बराबर में भी अपरिमेय लिखी होगी जो भी संख्या होगी। लेकिन इसके बराबर में जो 6 है वो परिमेय है, लेकिन 6 परिमेय संख्या है, तब निश्चित ही p/q अपरिमेय होगी, है ना। यही क्या होगी, p/q अपरिमेय, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई भाग तो अपरिमेय है, तभी तो अपरिमेय के बराबर में लिखी संख्या अपरिमेय। तो 6 तो परिमेय है, तो p/q ही हमारी क्या होगी, अपरिमेय। और यही तो सिद्ध करना था कि p/q अपरिमेय, तो 6 + √2 भी अपरिमेय हो जाएगी। क्या लिख देंगे, इसलिए 6 + का √2 भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और इसी के साथ में चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया जाएगा। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, गुड लक।